Hello friends, today we'll study about criminal laws in India. It is a class 12th legal studies subject. To begin with, let us understand what a crime is. हम क्रिमिनल लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो क्राइम क्या होता है या ऑफेंस क्या होता है. बहुत जगहों में we will use this terminology offense as a synonym to crime. However, there is a slight difference between the two terms, but here we will study it as a synonymous term. तो असल में क्राइम या ऑफेंस क्या होता है? क्राइम एज द एक्ट इज एन एक्ट और omission, an act or omission which is prohibited under any law applicable for the time being in force. Let us elaborate this definition a little bit. Any act, कुछ भी ऐसा काम, और omission यानी कि कुछ भी ऐसी चीज जो आपको करनी चाहिए थी और कुछ भी कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए थी. दोनों चीजें आ गई. एनी एक्ट और omission which is prohibited अंडर एनी लॉ, जो कि प्रोहिबिटेड है किसके अंदर? अंडर एनी लॉ. यानी इट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू बी प्रोहिबिटेड अंडर ओनली द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया. Instead, it can be prohibited under any law which is applicable at the time of being in force. इस डेफिनेशन से को अगर आप ध्यान से पढ़ते तो इसके चार अलग अलग इंग्रेडिएंट है. एक्ट और ओमिशन यानी कुछ ऐसा जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, या कुछ आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया. दोनों चीजें आ जाएंगी और वो दोनों चीजें आपकी प्रोहिबिटेड होनी चाहिए. यानी एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच इज लीगली अलाउड इज नॉट एन ऑफेंस. सो द prima facie ingredient is it should be prohibited, and it should be prohibited under any law which is applicable at the time being in force. It means any act which has not yet taken place which has not yet been applicable at that point in time, or any act which has ceased to be applicable at that point in time, or any act which is not applicable at that particular territory. In that case, such act or omission will not be a offense or crime. तो for the time being in force का मतलब उस समय वो एप्लीकेबल होना चाहिए. कई एक्ट ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद उनकी एप्लीकेबिलिटी सीज हो जाती है, और कई ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करती है लेकिन अभी भी एप्लीकेबल नहीं हुए. और इसके अलावा आप देखोगे हमारे ज्यादातर एक्ट दे आर एप्लीकेबल एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ JNK. तो यानी एनी एक्ट विच इज एप्लीकेबल एट दैट पॉइंट पर्टिकुलर एरिया. अगर दिल्ली में कोई क्राइम हुआ है तो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल है, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर ये एक ऑफेंस होगा. लेकिन वही एक्ट JNK स्टेट के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंडर एनफोर्सेबल नहीं होगा, वो वहाँ के लॉ के हिसाब से ही होगा. ठीक है, तो ये हमने इसके डेफिनेशन पढ़ी और उस डेफिनेशन का क्या क्रक्स है वो हमने समझा. Now we'll move ahead with the types of crime. Types of crime. क्राइम कितने तरीके के होते हैं? पहला, क्राइम अगेंस्ट एनी पर्सन, यानी एनी एक्ट एनी क्राइम विच इज कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन, यानी कि उसमें बॉडीली हार्म या इंजरी इन्वॉल्व होती है. कौन से क्राइम हो जाएंगे? लाइक मर्डर, लाइक एक्सट्रीम बैटरी,
एक्सट्रीम बैटरी मीन्स, बैटरी आप समझते हो, लॉ ऑफ मोट्स में आपने पढ़ी थी, मीन्स एनी एक्ट ऑफ फिजिकल टच. Extreme battery, a battery which has involved such an extreme act that it may or it has resulted into murder, or whether that extreme battery means that act was capable of to kill the person. Right? So these are the crime against person. What is the second term? Second term is crime against property. Crime against property means any act which, although has not involved any bodily injury to any person, any harm to any person, but yet it is a crime, and it is a crime against a property. Means theft, burglary, or any act which involved the damage to the physical, to the property, damage to the property, like riot, दंगे फसाद में आप गाड़ियां जला देते हैं, कई लोग बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं. दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, even though it has not resulted into any bodily harm to any person. Now, another type of crime is crime against morality. Morality मतलब एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी, एंड दोज एक्ट्स हैव बीन classified under crime. Those certain acts have been classified as under crime. Like जैसे क्या होना चाहिए इसमें, हम बोलते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग. अगर आप ड्रग को प्रमोट कर रहे हो, इट इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज अ क्राइम. या बेटिंग, यानी कि जुआ खेलना, इट इज अ क्राइम. तो कुछ भी ऐसे क्राइम जो आप प्रिज्यूम करते हो कि एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, वन शुड बी रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग इनटू सच एक्टिविटीज. सो हियर बेटिंग इज वन ऑफ देम, ड्रग्स इज वन ऑफ देम. Now, let us study another kind of crime. हमने तीन पढ़े, लॉ ऑफ क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी. एक और क्राइम होता है जिसे हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम. ऐसा नहीं है कि क्राइम सिर्फ चोर डकैत ये लोग ही करते हैं. क्राइम, कुछ क्राइम ऐसे हैं जिन्हें हम व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, जिन्हें एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, एंड दीज आर द पॉलिश्ड वे ऑफ क्राइम. और अक्सर लोग इनको क्राइम नहीं मानना चाहते. उनसे अगर कभी पूछो तो वो बोलते हैं कि क्राइम, दिस इज नॉट अ क्राइम, दिस इज अ बिजनेस. लाइक इफ समबडी इज डूइंग टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन यानी कि जो आपकी इनकम पर लेजिटिमेट टैक्स बनता है वो टैक्स आप नहीं पे कर रहे, you are resorting to unfair or illegal means to avoid tax. Now, many times people confuse between tax evasion and tax planning. तो बहुत डिफरेंस है. टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल वे ऑफ resorting to, or the legal way to outshred the lower amount of tax. In this case, in the case of legal planning, professionals uses the provisions of the legal structure to reduce their outflow of tax. But in case of tax evasion, हम बिल्कुल टैक्स
लॉज को ब्रीच करते हैं। टैक्स इवेजन के अलावा और कैसे होगा व्हाइट कॉलर क्राइम में? ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग को इसमें नहीं लेंगे हम, ब्लैक मार्केटिंग का मॉरल ग्राउंड में लेते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जैसे टैक्स इवेजन हो गया, ठीक है। और कौन से क्राइम्स हो सकते हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम में आते हैं? बताइए, आप बताइए। हाँ जी, टैक्स इवेजन हो गया, इसके अलावा कौन सा हुआ? जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग आपके लिए एक नई टर्म होगी, मैं बता देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक टर्म है, जिसमें कुछ लोग जैसे प्रोफेशनल्स के पास या कंपनी ओनर्स के पास कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन या अनडिस्क्लोज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट कुछ करने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को वो इलीगल तरीके से यूज करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। तो ये दो मेन हो गए, इसी से मिलते जुलते जो कुछ एक्ट्स हैं जिन्हें हम व्हाइट कॉलर क्राइम में कैटेगराइज करते हैं। इसी तरीके से एक और क्राइम है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब हुआ ऐसे क्राइम जिसको एक इंडिविजुअल कमिट नहीं करता है, रादर अ होल टीम इज इन्वॉल्व्ड एंड दे गिव इफेक्ट टू सच काइंड ऑफ क्राइम्स। तो इसके अंदर क्या आ जाता है? तो जैसे यहाँ पर एक करप्शन आप लिख लीजिए, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर क्या आया? इसमें आ गए आर्म्स ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आजकल आप बहुत सुनते हो ना, हवाला न्यूज में आजकल आप सुनते रहते हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, ये सारे एक्ट्स जो हैं ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक हिस्सा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंदर एक विशेषता होती है, देयर इज अ स्पेशलिटी इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द स्पेशलिटी इज दैट इट इज अ क्राइम व्हिच इन्वॉल्व्स मोर देन वन कंट्रीज। सिर्फ एक ही कंट्री में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ये क्राइम नहीं हो रहा होता है, ये क्राइम बड़े लेवल पर होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा कंट्रीज और कई केसेस के अंदर कॉन्टिनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वी हैव studied the definition of crime and the type of crimes. Now we shall quickly move on to steps of crime. ठीक है, आपने पढ़ा क्राइम होता है, अब क्राइम कैसे होता है, कैसे पता लगे, हाउ डू यू क्लासिफाई दैट अ पर्टिकुलर एक्ट वाज अ क्राइम और नॉट। स्टेजेस ऑफ क्राइम। आपको इसको समझने से पहले एक आपको मैक्सिम पढ़नी समझनी चाहिए जो हमने ब्रीफली टच की थी जब हम लॉ ऑफ टोर्ट्स पढ़ रहे थे। एंड व्हाट वाज दिस? मेंस रिया। मेंस रिया बहुत एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्टस नॉन फेसेट, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मेंस सिट रिया। पूरा वो क्या आ गया? एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मेंस सिट रिया। This is a Latin maxim which is prominently used while deciding a criminal case. इतनी बड़ी इस मैक्सिम के दो पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं। इसमें से पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टस रियस, और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेंस रिया। इससे पहले कि हम स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़े, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। एक्टस रियस का मतलब, एक्टस मतलब एनी एक्ट
और डीड। रियस मतलब प्रोहिबिटेड और restricted. It means if a person is committing any act or deed which is prohibited under any law. आपने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी क्राइम की, तो ये उसका हाफ पोर्शन हो गया। मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। It means whenever your guilty mind is clubbed with any act which is prohibited under any law, such act will be classified as a crime. ये आपको समझ आई? Any act involving guilty mind and which is prohibited with under any law for the time being applicable in force, such act will be classified as a crime. इसको भी हम यहाँ रहने देते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। Let us study the steps involved or the stages involved in the crime. पहला है इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि आप जब कभी भी कुछ काम करने जाते हैं, नॉट नेसेसरली द क्राइम, एनी एक्ट, whenever you wish to perform any act, an intention is involved. Now you should not misunderstood this intention with motive. Motive is something different, intention is something different. मोटिव का मतलब हुआ कुछ भी ऐसा काम जो एक अल्टीमेट गोल जो आप अचीव करना चाहते हो। आप कोई काम क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे एक मोटिव होता है, एक गोल होता है। व्हाई डू यू वांट टू परफॉर्म एन एक्ट, तो वो आपकी बेसिक थॉट प्रोसेस है। व्हेयरएज इंटेंशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मोटिव। जैसे आप चाहते हो कि मुझे किसी को मारना है, मैं चाहता हूं कि मैं किसी को मारना चाहता हूं, पिटाई करना चाहता हूं। Now at the first instance, if this is my intention or whether this is my motive, तो क्या हुआ, ये मेरा मोटिव है। मेरा मोटिव है कि मैं उसे मारना चाहता हूं। मारना चाहता क्यों? Why at the first instance I want to beat a person or whether why do I want to harm a person? तो उसका ड्राइविंग फोर्स पीछे क्या है? उसके पीछे वो एक इंटेंशन है। और वो इंटेंशन क्या हो सकती है कि उसने कभी मुझे मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ, या मैं उससे आगे निकलना चाहता हूँ, आई एम जेलस ऑफ हिम। देयर आर मेनी रीजंस व्हिच कैन बी इन्वॉल्व। यही रीजन अल्टीमेटली ये डिसाइड करते हैं कि जो काम आपने किया वो क्राइम था या नहीं था। तो आपको समझ में आया व्हाट इज इंटेंशन एंड व्हाट इज मोटिव? Intention and motive. Intention is the driving force against the motive. जब इंटेंशन आपकी एक्टिव हो गई तब आप उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करते हो। Preparation. Whenever you wish to perform any act, you need to prepare first to perform that act. आप कुछ भी करना चाहते हो, आप एग्जाम की तैयारी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसी तरीके से इवन आप कोई क्राइम भी करने जा रहे हो तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ चीज एक समझने की बात है, ये स्टेज तक ऑल्दो दीज आर द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ एन एक्ट और ए क्राइम, बट येट we cannot classify these two stages as a crime. इन दो स्टेजेस तक हम किसी भी एक्ट को क्राइम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि इससे रिलेटेड बाकी दो स्टेजेस फुलफिल ना हो। और वो थर्ड स्टेज क्या है? अटेम्प्ट। मींस नाउ यू आर
giving effect to your intention and your preparations by way of attempting that act। अब आप उस एक्ट को एक्चुअली करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, और वो अटेम्प्ट आपके रिहर्सल भी हो सकती है, आपका उस एक्ट को फाइनली इफेक्ट करने के लिए आपके लास्ट स्टेप्स भी हो सकते हैं। नाउ ये सब होने के बाद आप लास्ट क्या करते हो? कमीशन। दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो? कमीशन और एग्जीक्यूशन। यानी कि आपने पहले सोचा, पहले कोई एक मकसद था, आपकी इंटेंशन थी, उसके पीछे आपका मोटिव आया, मोटिव से आपने मोटिव और इंटेंशन क्लब होने के बाद you started preparing for that act. After preparing necessary things, you have attempted, and then you have executed your act. And this is how a complete sequence of your act converts your act into a crime. अब हम समझते हैं कि यहाँ मेंस रिया का इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ। मेंस रिया का इन्वॉल्वमेंट आपकी इंटेंशन और मोटिव की वजह से हुआ, क्योंकि उसकी एक कंडीशन क्या है? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड कहाँ से आई? आपकी इंटेंशन से। इफ योर इंटेंशन वाज नॉट प्योर, इफ योर इंटेंशन वाज इलीगल, इफ योर इंटेंशन वाज समथिंग which is leading you to perform an act which is illegal or which is prohibited under any law, then such guilty mind will definitely result into an act which will be prohibited under any law, and therefore it will become a crime. लेकिन there are certain exceptions। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर एक्सेप्शंस हो जाती हैं जहां पर हम गिल्टी माइंड को एप्लीकेबल नहीं करते। गिल्टी माइंड को एप्लीकेबल नहीं करने के पीछे कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि, यानी कहिए इसको आप दो पार्ट में दिखाइए। एक तो वो जो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे there are certain acts which do not demand establishment of mens rea or actus reus। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों चीजों की एक साथ एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई रिक्वायरमेंट उनके पास नहीं है। वहां पर अगर आपका एक्ट एक्टस रियस में क्लासिफाई होता है, then even though mens rea is missing, your act shall be punishable। वो एक्ट कौन से होंगे वो अभी हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं इसके अलावा कोर्ट का डिस्क्रिशन आ जाता है। कोर्ट्स डिस्क्रिशन, और कोर्ट्स डिस्क्रिशन कहाँ आता है? whenever court feels that and it is absolutely clear that in case mens rea is applied in this or in any particular case, this will surely result into deprivation of plaintiff from the justice, or it will defeat the basic purpose of law or defeat the justice। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मेंस रिया एप्लीकेबल करने से बेसिक इंटेंशन और बेसिक पर्पस ऑफ लॉ इज going to be defeated, then in such case court will not apply mens rea। जैसे suppose a person was driving his car negligently and his negligent driving has resulted into an accident which has resulted into a death of a person। In this case, even though the person was not having any guilty mind, mens rea was not involved, still a loss to such an extent has happened that a person has lost his life। In this case, application of mens rea would lead to injustice to the plaintiff। जिसके घर का कोई सदस्य मर गया उस एक्सीडेंट में, अगर उसमें आप गिल्टी माइंड या मेंस रिया की को अप्लाई करते हो तो उसकी गिल्टी माइंड तो प्रूव होगी नहीं, बिकॉज ही हैज नो इंटेंशन टू कमिट सच एन एक्सीडेंट, बट येट
this has happened and this has happened into a grave loss to a person, or you can say it is a type of crime against the person, तो यहाँ पर कोड मेंस रिया को अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा टाइप क्या होता है जहां पर मेंस रिया की एप्लीकेबल नहीं होती? कई एक्ट मैंने बताया ऐसे होते हैं जहां पर मेंस रिया की एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं होता। जैसे कौन से एक्ट है वो? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये एक एक्ट है जिसके अंदर एक प्रोविजन है, निगोशिएबल मतलब जैसे हमारे चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, आपने किसी पार्टी से कोई सर्विस ली है, कोई प्रोडक्ट लिया, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करी। Now it is presumed that you have given that negotiable instrument act to the other party after taking care all the necessary requirements related to the funds. अगर कल को आपका वो चेक बाउंस हो जाता है और it is dishonored, then in that case court is not going to apply mens rea, because as per this act, if an instrument is dishonored, the related officers and or the directors of the company or that individual who has issued that check shall be punished. तो यहाँ पर मेंस रिया की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली एक एक्ट है कस्टम्स एक्ट 1962। अंडर दिस कस्टम्स एक्ट, any person who is coming into India or going out of India is supposed to come clear while going out of India or coming into India कि वो क्या क्या साथ लेके जा रहा है या क्या वो बाहर से लेके आ रहा है। तो as per the provisions of Customs Act, if a person is supposed to pay duty on certain things which he has brought along with him into India, अगर वो बिना ड्यूटी लेके अंदर आता है और वो पकड़ा जाता है, in that case mens rea will not become applicable। उसने इलीगली तरीके से अगर कोई गुड्स इंडिया में लाने की कोशिश की, whether that was negligently done or innocently done, it will not affect in any way the punishment। तो punishment तो उसको इस केस में मिलेगी ही मिलेगी। तो इसी तरीके से एक है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000। अगर आपने चाहे किसी भी तरीके से, if we have tried to hack into somebody's system, or if we have tried to steal the data from somebody else's system, or even if your act was not done with any intention, but if such act has happened, then it will result into crime and it will be punishable under the crime। तो यहाँ हमने सेकंड स्टेज तक आ गए जहां पर हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ लिया, मेंस रिया की एप्लीकेबिलिटी भी पढ़ी और मेंस रिया की एक्सेप्शंस भी पढ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे व्हाट इज द मोटिव ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ आखिर बनाया किस लिए गया गया, इसका मोटिव के बदले अगर हम इसका वर्ड यूज करें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था? हर एक्ट का को बनाने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्राइमरी 5 हैं। पहला है रेट्रिब्यूशन, रेट्रिब्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक्ट टू बैलेंस, यानी कि whenever a crime is committed, whenever a crime is committed, the aggrieved person receives certain kind of injury or they suffer certain losses। अब वो लॉस कैसा भी हो सकता है। In case of murder it can be a loss of life, in case of burglary it is a loss of economic property। तो क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिसका नुकसान हुआ उसके नुकसान की कुछ to certain extent
उसकी भरपाई की जा सके। अब वो भरपाई कैसे होगी, जैसे इफ समबडी हैज किल्ड द अदर पर्सन और ही हैज his act has resulted into such a grave injury that he was about to be killed, then in that case court will give him a life imprisonment or a capital punishment. Capital punishment हम बोलते हैं डेथ सेंटेंस को। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट की तरीके से इस केस में पनिशमेंट्स काम करती हैं, ताकि जिसका नुकसान हुआ उसके नुकसान की कुछ लेवल तक भरपाई की जा सके। इन केस ऑफ बर्गलरी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उससे वो जो भी उसने गुड्स चोरी किए थे वो बरामद अगर हो जाते हैं तो वो रिसीव वो वापस लेके जिसके वो था मटेरियल उसको दिया जाता है। और अगर नहीं होता है ऐसा, जैसे इन केस ऑफ फॉर्जरी अगर है, तो इस केस के अंदर डिफेंडेंट के अगेंस्ट द कल्प्रिट जिसने वो क्राइम किया है, दैट पर्सन इज लेविड विद सर्टेन पेनल्टीज सो एज टू मेक गुड ऑफ द लॉसेस ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। तो ये हुआ रेट्रीब्यूशन। इसी के साथ में जो दूसरा है वो है डेरोगेशन। डेरोगेशन का मतलब हुआ कि सोसाइटी इज ए क्लब, इज ए ग्रुप ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। तो हमेशा गवर्नमेंट का एक प्राइम फंक्शन होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड टू मेंटेन द हार्मनी। अगर क्रिमिनल एक्ट्स ज़्यादा होने लग जाते हैं तो सोसाइटी के अंदर जो बैलेंस है, जो पीस मेंटेन है, जो हार्मनी मेंटेन है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो another objective of the criminal law is to bring that to keep that balance in the society at any given point in time। कभी भी क्राइम को इस लेवल तक नहीं बढ़ने दिया जाए कि वो आपके सोसाइटी के अंदर से पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब करे, ये उसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। ये दो हो गए, रेट्रीब्यूशन और डेरोगेशन। थर्ड हो गया इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन इनकैपेसिटेशन का मतलब हुआ टू इनकैपेसिटेट द क्रिमिनल, यानी जिस आदमी ने क्राइम किया उसको वो दोबारा कभी वैसा क्राइम ना करे या इवन ना करे या करने की सोचे भी नहीं। The person should not be capable to repeat his criminal act. This is one of the objective of the criminal law। और इसके लिए क्या किया जाता है? The person is segregated from the society। उसको जेल भेजा जाता है, उसका रीजन क्या है कि उसको जेल भेज के सेग्रीगेट कर दिया जाता है सोसाइटी से, so that he should think and feel कि उसने जो भी गलती की है वो जो भी उसने एक्ट किया था that was a wrong act and he should be given an opportunity to repent। इनकैपेसिटेशन के बाद नेक्स्ट हो गया प्रोहिबिशन। इनकैपेसिटेशन तो हुआ अगेंस्ट द क्रिमिनल कि जिसने क्राइम किया वही दोबारा कभी करने की नहीं सोचे। और प्रोहिबिशन का मतलब कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अगर क्रिमिनल लॉ कहीं पर अगर वीक है तो ऐसा ना हो कि एक को देख के बाकी लोग भी क्रिमिनल एक्ट की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं। तो इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट अदर पर्सन्स टू फॉलो दैट लाइन ऑफ एक्शन और टू प्रोहिबिट द एवरी पर्सन फ्रॉम कमिटिंग ए क्रिमिनल एक्ट, ये एक काम है क्रिमिनल लॉ का कि अगर सजा के डर से लोग हो सकता है कि क्राइम की तरफ ना बढ़े, क्राइम करने से अवॉइड करें। और लास्ट है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन इज जनरली जो हम आप कई बार पढ़ते होंगे दैट नॉट जस्ट टू पनिश द क्रिमिनल, द objective of the criminal law is to give that person an opportunity to revive, to rethink and to come back into the mainstream of the society, because there are many instances when a person commits a crime out of the circumstances. There may be certain circumstances which has led a person to become a criminal,
So one of the objective of criminal law is to give that person an opportunity to come back into this mainstream of the society and to refrain from committing such an act in future. तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब क्रिमिनल लॉ के सोर्सेस क्या हैं, क्रिमिनल लॉ बनता कैसे है। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन वाज सेइंग any act or omission which is prohibited under any law. It means not just the criminal code of procedure it is not the only act which is involved. Primarily, criminal law consists of 4 acts. पहला क्या है, IPC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। This act, although it is termed as 1860, but this code was made applicable from the 1862. इसी के साथ दूसरा एक्ट है which is called as Code of Criminal Procedure Code. (1973). Then another act which is involved is Indian Evidence Act. And then fourth, any other special act, जिसके लिए आपको डेफिनेशन में बोला गया था any act applicable. तो apart from criminal procedure का act code, if an act is can be classified under any special act, then that act will also become applicable. अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। व्हाट इज क्रिमिनल लॉ के अंदर अब आपने क्या क्या होता है वो आपने अभी तक जो भी हमने पढ़ा उससे आप डिराइव कर सकते हो। पहला, डिफाइन क्राइम। ओके, मींस criminal law defines a particular act and classifies that act into any of those 5 categories which we have recently studied, and define that particular act as per the definitions provided in the criminal act. Then second purpose is punishment. क्या क्या पार्ट हो गए क्रिमिनल लॉ के, पार्ट्स क्या क्या हो गए। पहले तो डेफिनेशन हो गया जहां पर वो क्राइम को डिफाइन करता है या सेग्रीगेट करता है। देन इज द पनिशमेंट, वेदर दैट एक्ट इज पनिशेबल फॉर अ पेनल्टी ओनली, और वेदर दैट एक्ट इज पनिशेबल एज अ पनिशमेंट अंडर पनिशमेंट और द इम्प्रिजनमेंट ओनली, और बोथ। सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। एंड थर्ड इज जो आपने पढ़ा रेस्टोरेशन, कि आगे से कभी वो ना हो। दिस इज टू बी एंश्योर्ड कि आगे से वो एक्ट रिपीट ना हो, प्रिवेंशन इसको आप बोल सकते हो। तो दीज आर दी प्राइमरी 3 पार्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ। इन 3 पार्टों में आप पार्ट्स में पूरे क्रिमिनल लॉ को सेग्रीगेट कर सकते हो। नाउ वी विल quickly move on to the 4 acts which are there. IPC, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के अंदर 2 चीजें दी जाती हैं हर चीज की, डेफिनेशन ऑफ अ क्राइम और उससे रिलेटेड पनिशमेंट। क्या क्या 2 चीजें होती हैं आईपीसी के अंदर, डेफिनेशन एंड पनिशमेंट, साथ साथ चलती है। सपोज Section 378, it defines
व्हाट अ थेफ्ट इज, उसमें उसकी पूरी डेफिनेशन होती है दैट अ थेफ्ट इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे द इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द ओनर, ठीक है। और इसके इमीडिएटली जनरली जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि पहले एक्ट की उस क्राइम की डेफिनेशन होती है एंड इमीडिएटली नेक्स्ट सेक्शन के अंदर से सेक्शन 379 will prescribe the punishments related to that crime. Like 378 में अगर theft defined है तो 379 immediately after 378 379 के अंदर related punishments prescribe की होगी। बट आप देखोगे इन दो में सिर्फ डेफिनेशन और पनिशमेंट है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए, what procedure should be adopted by the investigating agency, what procedure should be adopted by the police, what procedure should be adopted by the courts, it is nowhere defined in IPC. So procedures related to the investigation of a crime are and the procedure which ultimately lead to the freezing of the crime into the punishment, these all procedures are laid down in the criminal procedure code. criminal procedure code ये बताता है कि किन चीजों को पुलिस या कोर्ट कंप्लेंट मानेगी, किन चीजों को कंप्लेंट नहीं मानेगी, ठीक है, किन चीजों को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसीडर करेगी, किस तरीके के थेफ्ट क्राइम के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आता है। देयर इज द इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ व्हेन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट इनटू अ क्राइम, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन दे कलेक्ट सर्टेन एविडेंसेस। नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट tells the investigation agency and to the court that what kind of evidences are admissible, what kind of evidences are not admissible, how a particular kind of evidence will become admissible, ठीक है, कौन सा एविडेंस कोर्ट मानेगी, कौन सा नहीं मानेगी, किस तरीके से मानेगी, वो सब प्रोसीजर, वो सारी चीजें इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो अगर कोई उस एक्ट से रिलेटेड कोई स्पेशल एक्ट है, जैसे अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नुकसान किया, तो वो एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, और अगर उसमें इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फेमा इन्वॉल्व हो जाता है। बट एट द सेम टाइम एट द फर्स्ट इंस्टेंस दैट एक्ट इज ए क्राइम, एंड दैट एक्ट since it is a crime it will be punishable under IPC, and simultaneously that act shall be punishable under the relevant special act जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दी फेमा एक्ट। तो कोर्ट will take into consideration both the IPC act, criminal act and a criminal procedure code, and at the same time the special act whichever is applicable। नाउ अब जो चारों एक्साइड के अंदर कुछ कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने आईपीसी का तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसमें किस तरीके से सेटअप होता है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किस तरीके से काम करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहले आती है कंप्लेंट। नाउ इफ यू रिकॉल इन आवर फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू द जुडिशरी, we had mentioned that civil offenses are generally against persons but criminal offenses are against state। तो इस वजह से इनकी लोकल स्टैंडिंग बड़ी हो जाती है। इसको समझते हैं। लाइक a person has committed a civil offense against you, then in that case only you can can complain against that act and nobody else can do it। या तो आप करोगे या आपके क्लोज जो अफेक्टेड लोग हैं जो उस एक्ट से अफेक्ट हुए हैं, only those people can raise a complaint against such an act।
But in case of criminal offense, suppose a person is beating another person in the middle of the market and he severely injures that person. Now this is a criminal offense. Now in that case, not just the person who has been injured by that person, any person who was standing there at that point in time in the locality, or any anonymous person can raise a complaint against such an act and inform the police. तो यहाँ पर आपने समझा कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी पहचान भी नहीं बताई, एक फोन कॉल कर देगा कि सर यहाँ लड़ाई हो रही है, somebody is beating this person and please do something, then police will take that action, because in that case locus standi is not material. अब ये दो तरीके से चलती है. एक होता है इसको जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट हमेशा जो चलती है वो मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है. तो आप सोचोगे कि जो हम पुलिस को कंप्लेंट करते हैं वो क्या होता है, वो कंप्लेंट कन्वर्ट होती है फ्रॉम द पुलिस रिपोर्ट. सो यू वुड अंडरस्टैंड police report and complaint are two different things. Police report का मतलब हुआ whenever a person files a complaint against any offense before a police officer, then police will take initial inquiry into the or investigation into that act, and on the basis of its investigation it will file a report before the court, and then on the basis of that report now court will decide whether to adjudicate that person or to release him. If court decides to adjudicate or to release that person, in both the circumstances court will record its observation and the reasoning behind that decision and will take the decision. कई बार ऐसा होता है कि अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं. जो हमने बोला कि कोर्ट अगर डिसाइड करती है दैट दिस एक्ट इज एडजुडिकेबल, देन कोर्ट विल इंस्ट्रक्ट द पुलिस टू फाइल एन एफआईआर, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड स्टार्ट द इंक्वायरी. कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास या तो क्रिमिनल एग्रीड पर्सन या तो जाते नहीं है, या अगर जाते भी हैं तो पुलिस ने सपोज उनकी बात को नहीं सुना. In that case, a person can raise a complaint before the magistrate, and magistrate on the basis of that report will again ask the police to file an investigation report, and on the basis of that investigation report it will decide whether to adjudicate ahead or not. And if it decides to move ahead with the adjudication, it will ask the police officer to file the FIR and do the inquiry. So ये एक ब्रॉड टर्म में एक प्रोसीजर इसका हो गया. इंडियन एविडेंस एक्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें आपके कौन से एविडेंस आने चाहिए. अब इसके साथ साथ जैसे आपने अभी कंप्लेंट हो गई, अब मैजिस्ट्रेट ये देखेंगे या पुलिस ऑफिसर के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, हर मैटर के लिए तो पुलिस के पास जाएंगे नहीं. तो इनके बेसिस के लिए सीआरपीसी ने हर 3 तरीके के एक्ट्स को डिफाइन किया है, 3 तरीके के क्राइम्स को डिफाइन किया है, ऑफेंसेस को डिफाइन किया है. वो क्या क्या है? पहला है जिसको बोलते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस. To study bailable or non-bailable offense, first let us understand what do you mean by bail. Bail का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज. बेल भी आगे 2 तरीके की होती है, एक को बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल और एक नॉर्मल रेगुलर बेल.
बेल का मतलब हुआ टू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ अ guilty person or the person against whom a complaint has been instituted, to give the custody of such a person from the police officer to any other person. Got it? यानी कि जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में एक किसी क्रिमिनल को या ऐसे आदमी को जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट है, उसकी कस्टडी जो अभी तक पुलिस में थी, पुलिस के पास यानी पुलिस ने अपनी जेल में रखा हुआ था, वहां से हटके उसकी कस्टडी किसी थर्ड पर्सन को दे दी जाती है. नाउ देयर इज अ मिसकंसेप्शन. पीपल थिंक्स दैट बेल मतलब रिलीज. नो, इट इज नॉट अ रिलीज. बेल डजंट मीन्स दैट इट इज अ रिलीज. बेल मीन्स टू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ द पर्सन फ्रॉम पुलिस टू अनदर पर्सन, एंड whosoever take the custody will become responsible to ensure that such person should appear before the police or investigating agency or before the court as and when asked. Anticipatory bail का मतलब होता है any bail which is requested for in anticipation of an arrest. Suppose किसी आदमी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल है, उस आदमी को पता लगता है और उसको ऐसा लगता है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है. इन एंटिसिपेशन ऑफ हिज अरेस्ट अ पर्सन कैन फाइल अ रिक्वेस्ट, फाइल अ बेल रिक्वेस्ट बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर द एंटिसिपेटरी बेल. लेकिन इस केस के अंदर भी court will give an opportunity to hear to the other party, and only then it will decide whether to grant the anticipatory bail or not. और बेल, रेगुलर बेल क्या हुआ? जबकि किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और during that after certain period court said that person request for grant of bail, then court will have to decide whether the release of such person from the custody of police will adversely impact the case proceeding or not. If court thinks that it is not going to adversely impact the case proceeding, it may grant bail or it may not grant the bail. And granting of bail may be conditional. Okay, maybe against personal guarantee of that person whosoever is taking the guarantee, or against filing submission of certain monetary guarantee before the court. बेलेबल और नॉन बेलेबल का मतलब आपको समझ आ गया. जो ये बेल्स की जो रिक्वेस्ट है वो ऑफेंस के टाइप पे डिपेंड करती है. देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर व्हिच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट a bail may be granted, then such cases are called as bailable offenses. And there are certain cases where bail cannot be granted. In that case, even if a person tries to ensure to the court that he'll abide by the procedures and he will be present as and when asked, but the court will not grant him a bail because the act doesn't permit so. दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं cognizable and non-cognizable offense. Cognizable and non-cognizable offenses are related to the rights available to the police or the investigating agency. Non-cognizable पहले पढ़ते हैं. There are certain cases where, or the majority of the cases where a police or the investigating agency has to seek permission from the court before moving ahead with the investigation in the matter. यानी कि वारंट या कोर्ट की परमिशन के बिना पुलिस उसमें आगे काम नहीं कर सकती. बट कॉग्निजेबल केस ऑफेंस का मतलब there are certain offenses wherein police or the investigation agency are entitled to move ahead with the investigation in a case
even without receiving warrants or permission from the court. Like कहीं पर मर्डर हो जाता है, यहाँ कहीं पर किसी आदमी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, मींस grave battery has been grave battery has been instituted against a person, which may result into the death of a person. In that case, police will not wait until the receipt of permission of the warrant from the court. Rather, it will suo motu or on the basis of some police report will take the cognizance, means take the initiative and will move ahead with the investigation and file a report before the court for further direction. तो अब हमने देख पा लिए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और थर्ड तरीके के एक एक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब कुछ ऑफेंस हमारे ऐसे होते हैं, कुछ जिनके लिए कोर्ट कुछ पेनल्टी लगाकर और एक्यूज को एक्विट कर सकती है, फ्री कर सकती है, ठीक है। एंड नॉन कंपाउंडेबल मींस देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस व्हिच cannot release an accused merely by paying a penalty for those accuses and a trial has to be undertaken, ठीक है। यानी कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें पेनल्टी देके छूट सकते हैं। अब हमारे सीआरपीसी ने पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें दो तरीके के ऑफेंस हैं, एक में 21 ऑफेंस आते हैं और एक लिस्ट में 36 ऑफेंस आते हैं। 21 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट में compound an offense, compound the offense on its own, यानी कि अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि कंपाउंडेबल है and if it is falling under that list of 21 offenses, in that case court may levy the penalty, compound the offense and release the accused on its own. But there are 36 such offences wherein court will compound the offence only upon agreement with plaintiff or the aggrieved. अगर इन 36 ऑफेंस में से कोई ऐसा हुआ है तो कोर्ट जब तक कि प्लेंटिफ नहीं चाहेगा कोर्ट उसको कंपाउंड नहीं करेगी। कोर्ट विल डेफिनेटली आस्क द परमिशन ऑफ द प्लेंटिफ if he agrees that yes he is agrees to release the accused after compounding the offense, then only the court will compound that offense, otherwise it will not compound the offense. तो हमने brief overview about IPC और सीआरपीसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब हम चलते हैं, हमने पढ़ लिया क्या कंप्लेंट होती है, किस तरीके की कंप्लेंट्स होती है, और अब हम पढ़ेंगे कि क्रिमिनल ऑफेंसेस किस तरीके के, क्या स्टेजेस होती हैं ट्रायल की, है ना, यानी कि स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेजेस ऑफ प्रोसिक्यूशन में क्या आ गई, आपने अभी जब देखा सबसे पहला क्या काम है कि कोर्ट पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी ऑन द कंप्लेंट,
यानी कि कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बोलेगी और जब उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी कोर्ट फिर उस रिपोर्ट को एसेस करेगी पुलिस रिपोर्ट को, और उनके बेसिस पे वेरी करने के बाद इफ इट थिंक्स दैट द पर्सन इज accused is guilty or not guilty, दोनों में से काम हो सकते हैं। यहाँ तो उसने वो जुर्म किया है, कोर्ट will think that he is guilty or not guilty. Under both circumstances, court will record the reasons किन बेसिस पे कोर्ट ने उसको गिल्टी माना है, किन बेसिस पे नॉन गिल्टी माना है, कोर्ट आगे बढ़ती है। अगर गिल्टी माना तो ट्रायल चलेगा, अगर नॉन गिल्टी माना देन ही विल बी एक्विटेड, यानी कि रिलीज, उसको बरी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, ये तो हुआ जब कंप्लेंट आई उसके बेसिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और रिपोर्ट प्रेजेंट की, और एक होता है पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस को किसी चीज के बारे में कोई खबर मिली है, सुमोटो उन्होंने एक किसी मैटर के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की, एंड दे हैव फाइल्ड दैट रिपोर्ट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। इन दैट केस अगेन कोर्ट विल weigh the documents, evidence whichever has been submitted along with the police report, and they will weigh whether the accused is guilty or not guilty. If it thinks that he is guilty, then trial begins. If he thinks that it is not guilty, then they acquits the accused person. But एक जो दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पुलिस रिपोर्ट के केस में मैजिस्ट्रेट इज not required to give an opportunity to hear to the other party. ठीक है, उसको वो पुलिस रिपोर्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, और जब एक बार ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल के टाइम जब नोटिस जाता है उसके बाद से ही अपॉर्चुनिटी टू हियर टू द अदर पार्टी मिलती है। अब एक चीज है, हम हर जगह बोल रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, हाउ डज इट स्टार्ट एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इन्वेस्टिगेशन, व्हाट एट ऑल इज इन्वेस्टिगेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? Investigation involves certain steps. First, to reach on the spot of crime. Whenever a complaint is instituted with a police officer, or it has been instructed by the court, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फर्स्ट मूव ऑन टू दी स्पॉट ऑफ क्राइम, जहां पर वो क्राइम कमिट किया गया है वहां पर वो पहुंचेंगे। देयर आफ्टर वहां जाने के बाद वो क्या करेंगे, एसर्टेनिंग दी फैक्ट्स। वंस दे रीच देयर दे विल ascertain the facts related to the crime. Facts involves what were the circumstances, who committed that crime, how was it committed, when was it committed. These all are the factors involved. Then the next thing is that एक बार उन्होंने ascertain किया कि crime हुआ कब, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, on the basis of that they will figure out the accused. Accused माने the person who police thinks that the person who has committed the crime. तो इन सारे सर्कमस्टेंस के बेसिस पे जिनके भी उनको शक था वो उन सभी लोगों को फिगर आउट करेगी, और फिगर आउट करने के साथ ही they will make an arrest आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, साथ साथ ही वो परमिशन लेते हैं कि हमें इस पे शक है, दीज आर द एविडेंसेस इन्वॉल्वड, उसके बेसिस पे या दीज आर द सर्कमस्टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, जरूरी नहीं है अरेस्ट का मतलब है कि वो अक्यूज्ड है ही है,
on the basis of perception और on the basis of circumstantial evidence कि पुलिस को investigation agency को लगता है कि such person is accused, or in order to find out the actual person who is going to be the accused, police may ask for a detention of a person, and this can only be possible with the permission of the court. उसके बाद वो करते हैं collection of evidence. सिर्फ पुलिस ये सोच ले that person is accused और उसको अरेस्ट कर दे, it is not going to serve any purpose until and unless related evidences which are submissible under Indian Evidence Act are collected and produced before the court. तो one of the key component is collection of evidence, और इन सभी के बेसिस पे filing of the complaint with the filing of the report with the magistrate. इन्वेस्टिगेशन में सारे पॉइंट्स आने के बाद इसके बाद कोर्ट के पास या मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने वहां गए एसरटेनिंग द फैक्ट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है कि किसने किया, कब किया, कैसे किया, कौन कर सकता है, उसके बेसिस वो एक्यूज्ड को फिगर आउट करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर वहां पर वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड एज वेल एज द विटनेसेस और द कंप्लेनेंट, उनको पूछ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है, सीज कर सकते हैं सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस विल इन्वॉल्व क्रॉस एग्जामिनेशन, सर्च एंड सीजर, यानी कि जब्त कर लेना, कुछ भी उनको मिला जो लगता है कि एक एविडेंस होगा उसको वो कलेक्ट करके अपने पास मतलब अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं और कोर्ट के पास वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट विल weigh the evidences and the report and will come to a conclusion whether the accused is guilty or not guilty. In case magistrate come to a point that he is not guilty, he will acquit the accused after recording the reasons, and in case he thinks that the person is guilty, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्रायल का। ट्रायल में क्या स्टेप होते हैं हम वो देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने करा, उसके बाद है ट्रायल। तो हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब पुलिस मैजिस्ट्रेट के बाद फाइल कर देती है एंड इफ मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट द एक्यूज्ड इज गिल्टी देन ट्रायल बिगिंस। अब ट्रायल शुरू होने कैसे शुरू होता है उससे पहले हम समझें कि ट्रायल कितने तरीके के होते हैं। ट्रायल होते हैं, फर्स्ट इज वारंट ट्रायल, सेकंड इज summon trial, and third is summary trial. वारंट ट्रायल क्या होता है? वारंट ट्रायल सीआरपीसी में any offense which is punishable for a punishment of more than 2 years. Any offense which is punishable for more than a punishment of more than 2 years is called a warrant case. दूसरा होता है summon case, any punishment other than warrant case, warrant trial is a summon trial. लेकिन इसमें मेनली हम क्या करते हैं, 2 साल से लेके यानी 3 महीने से लेके 2 साल तक जा सकते हैं। समरी ट्रायल थर्ड तरीके की ट्रायल होती है जिसमें 3 महीने से कम की अगर पनिशमेंट का प्रोविजन है एंड उस केस के अंदर कोर्ट के नोटिस के साथ ही एक पेनल्टी अमाउंट भी सजेस्ट किया होता है एंड एन अपॉर्चुनिटी और एन ऑप्शन इज गिवन टू द एक्यूज्ड वेदर टू फेस द ट्रायल और पे द पेनल्टी एंड विल बी एक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस। जनरली ये कौन से होते हैं ऑफेंस, जैसे आपने रेड लाइट जंप
जो भी ट्रैफिक लाइट का ट्रैफिक वायलेशन, ट्रैफिक रूल्स वायलेशन के जो केसेस होते हैं, ठीक है, जैसे आप रेड लाइट जंप कर लेते हो, विदाउट हेलमेट ड्राइव कर रहे हो, तो दीज आर दी समरी ट्रायल, जहाँ पर जब कोर्ट का जो नोटिस आता है, उस केस के मजिस्ट्रेट का जो नोटिस आता है उसके अंदर आपको लिखा होता है कि आपने ये ऑफेंस किया हुआ है, इधर यू पे दिस मच ऑफ फाइन और यू फेस दी ट्रायल। इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक रूल, जैसे आप कुछ एक छोटे जो मैंने बताया, जो भी 3 महीने से कम है, जैसे आप बस में या ट्रेन में सपोज विदाउट टिकट सफर कर रहे हो और आपको टिकट चेक करने अगर आप पकड़े जाते हो, then in that case either you pay the penalty amount or you face the trial, और उस केस में आपको सजा हो सकती है। तो ये हुए 3 तरीके के ट्रायल। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द स्टेजेस ऑफ ट्रायल। तो मैंने आपको बताया whenever police report is filed before the magistrate, and if the magistrate has come to a conclusion that the accused is guilty, he will first of all frame the charges। फ्रेम द चार्जेस का मतलब होता है उसके ऊपर उस आरोप तय करना। आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज कोर्ट ने उस पर आरोप तय कर दिया। आरोप तय करने के लिए एक बेस प्रिलिमिनरी एक ऑन द बेसिस एक तो रिपोर्ट हो गई, उस रिपोर्ट के ऊपर एंड नेचुरल अपॉर्चुनिटी टू हियर बोथ द पार्टीज दी जाती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोर्ट फ्रेम्स द चार्जेस। और प्रोसीजर ये होता है कि व्हेनेवर कोर्ट फ्रेम द चार्जेस, it will read out in the court, accused के सामने ये पढ़े जाते हैं, and उसके बाद accused को opportunity दी जाती है। Now accused either he will accept his offense, it means he will plead guilty। अगर वो गिल्टी मान लेता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, in that case court will pronounce the punishment। अदरवाइज अगर वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है, then in that case court will move ahead with the trial। ठीक है, once frame the charges are framed, उसके बाद चार्जेस फ्रेम करने के बाद प्रोसिक्यूशन से एविडेंस के लिए कहा जाता है। Once charges are framed and the accused has been pleaded as non-guilty, after that prosecution के evidence recording किया जाता है। ठीक है, यानी कि whatever evidences has been collected by the police in its report, जो उसमें लिखा होता है, वो एक एक करके कोर्ट के सामने वो सारे evidences को अपना पॉइंट with their कंटेंशंस को रिकॉर्ड कराते हैं। आफ्टर दैट ये होने के बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज भी दिया जाता है। कि on the basis of these evidences produced by the investigating agency, what all he has to say। अभी भी क्या वो अपने आप को नॉन गिल्टी मानता है? An opportunity is given to the accused कि भाई हमारे पास ये सबूत हैं आपके खिलाफ, यू स्टिल प्लीड नॉन गिल्टी, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद अगर वो फिर भी नहीं, मतलब अगर वो फिर भी नॉन गिल्टी प्लीड करता है, तो इसके बाद डिफेंस के एविडेंस के लिए रखा जाता है, डिफेंस के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। पहले प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस रख लिए, जिनके बेसिस पे पुलिस रिपोर्ट को लगता है कि वो गिल्टी है और उस पे आगे चल रहा है। उसके बाद में डिफेंस उसके ऊपर अपना एविडेंस रखता है। ठीक है, डिफेंस भी अपने राइटिंग में दे सकता है। और डिफेंस के बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब हुआ एक जो भी गवाह हैं, जो भी विटनेसेस हैं, जो प्रोड्यूस किए गए एज एन एविडेंस बाय द प्रोसिक्यूशन और बाय द डिफेंस, दोनों को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए लाया जाता है। मींस
और अदरवाइज कोई अगर पेपर डॉक्यूमेंट भी है तो उसके बेसिस पे उस पे भी क्वेश्चंस एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, और दोनों मतलब एक्यूज और डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों उन एविडेंसेस के ऊपर अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं और क्रॉस एग्जामिन करते हैं। इसके बाद मतलब इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इवन एक्यूज्ड को भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ही इज मतलब सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद फिर फाइनल एग्रीमेंट आर्गुमेंट होता है, यानी इस स्टेज के ऊपर आप जो भी एविडेंस दे रहे थे वो सब दे दिया है, प्रोसिक्यूशन ने भी दे दिया, डिफेंस ने भी दे दिया, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया और एक फाइनल आर्गुमेंट होता है कि अगर अभी फाइनली लास्ट में उनको अपने अपने एक समराइज्ड वे में अपने पूरे केस को फाइनल आर्गुमेंट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोर्ट विल प्रोनाउंस जजमेंट after hearing both the parties, after giving an opportunity to present themselves before the court will pronounce the judgment, और जो भी उनकी जजमेंट होगी वो अपने प्रोनाउंस कर देंगे कोर्ट। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया कि ट्रायल क्या होता है। तो यह इसके साथ ही हमारा, तो हमने अभी तक आईपीसी के बारे में पढ़ लिया है और सीआरपीसी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट is primarily related to the evidences. Indian Evidence Act helps the court to segregate all the relevant facts and figures related to the case. इसको आप बोलते हो ना कि segregate the wheat from chaff, ये वही काम करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ जो एविडेंस आते हैं उसमें तो उनको जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो भी उनके हिसाब से उनको लगता है तो सारे उसमें एविडेंस इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, डिफेंस एज वेल एज प्रोसिक्यूशन सबमिट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इट इज कोर्ट हु हैज टू वेयर ऑल दोस submissions, all those reports, all those evidences on the Indian Evidence Act 1872 and decide whether those what and which evidences related to this particular case and are admissible under Indian Evidence Act 1872। तो इसमें प्राइमरली एविडेंसेस का इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। Part 1 is related to relevance with the relevance of fact, कि जो एविडेंस उनके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं, how and in what way those evidences are related to the current case। ठीक है, ये सारी चीज डिफाइंड है फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। सेकंड पार्ट है how the evidence can be placed, एविडेंस कौन से किस तरीके से दिए जा सकते हैं उनके बारे में सेक्शन 56 से 100 सेक्शन तक के बारे में बात की गई है। एंड थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू हु कैन सबमिट द एविडेंस, कौन सा एविडेंस, किस तरीके का एविडेंस कौन प्रेजेंट कर सकता है, इसके बारे में सेक्शन है 101 से 167 तक। तो ब्रीफली एक ओवरव्यू है कि किस तरीके के एविडेंसेस कौन प्रोड्यूस कर सकता है, कब प्रोड्यूस कर सकता है और कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, ये सारी बातें इंडियन एविडेंस एक्ट में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडियन एविडेंस एक्ट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल एविडेंसेस एक चीज चल रही है जिसको हम बोलते हैं कन्फेशन एंड एडमिशन। कन्फेशन यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एनी स्टेटमेंट गिवन बाय एक्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिज क्राइम, टू एक्सेप्ट द ऑफेंस, उसको बोलते हैं कन्फेशन। और एडमिशन
जनरली क्या है कोर्ट हमारे एक्ट के अंदर कन्फेशन इज नोवेयर डिफाइंड, इट इज द एडमिशन व्हिच हैज बीन डिफाइंड एंड कन्फेशन हैज बीन गिवन अ रेफरेंस अंडर द एडमिशन। दोनों के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है उससे समझने से पहले हम चलते हैं। कन्फेशन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जुडिशियल, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल मतलब any confession made before the magistrate in the courtroom itself, magistrate or in the courtroom itself is called a judicial confession, और ये बिल्कुल फाइनल हो जाता है। once a confession is made it means it can go against the accused। और extra judicial मतलब any confession made outside the court। अब ये extra judicial before the police authority भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के सामने भी हो सकता है, या खुद से भी हो सकता है। सपोज कोई आदमी आपस मन में अपने से बात करते हुए जा रहा है और उसकी स्टेटमेंट को कोई थर्ड पार्टी सुन लेता है एंड दैट स्टेटमेंट सिग्निफाइज दैट द पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, देन इट विल बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब देखते हैं बहुत इनमें माइन्यूट डिफरेंस होता है कन्फेशन में और एडमिशन में। वो क्या है? प्राइमरी कन्फेशन क्रिमिनल केस से रिलेट करता है, जबकि एडमिशन सिविल केसेस से रिलेट करता है। कन्फेशन सपोज किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल केस के अंदर इफ मोर देन वन accused are there, a confession made by one person can be used as an evidence against the other co-accused also, whereas in the case of admission, an admission made by one accused cannot be used against the other co-accused। तो एक प्राइमरी डिफरेंस है, बाकी छोटे छोटे से और डिफरेंस है जिनको हम अभी तो दो हमने डिफरेंस पढ़े कन्फेशन और एडमिशन के बारे में। इसके अलावा एक मेन डिफरेंस ये होता है कि कन्फेशन इटसेल्फ इज अ कंक्लूसिव एविडेंस एंड on the basis of the confession a person can be adjudged as a guilty, जबकि admission in itself is not sufficient to adjudge a accused as a guilty, और इसके साथ other relevant evidences are required to prove। so ये हुआ हमारा क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया जो हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ा फॉर क्लास में। This is all for it. Thank you.